कन्वर्टर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है वगैरह, तो तुम है ना कोरिलेट कर पाते हो, फिर घूमते हो तो तुम्हें याद आ जाता है, अच्छा सर ने बताया था इसका मतलब AC ये DC ये, एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्लिक कर जाएंगे इसी से, ठीक है। फिर बात करी बच्चे रेजिस्टिव सर्किट, तो 3 सर्किट बात करी थी, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, इंडक्टिव, कि एक सर्किट में केवल और केवल जो है रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस है ना, वो प्योरली रेजिस्टिव होगा। एक में केवल कैपेसिटर जुड़ा है, वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा। एक में इंडक्टर जुड़ा है तो वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। फिर कल हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने लगाया था कि भाई AC वोल्टेज अप्लाइड हुआ प्योरली रेजिस्टिव सोर्स, प्योरली रेजिस्टिव सोर्स का हमने AC वोल्टेज लगाई, ठीक है। ये सब डिस्कशन हो गया था कि AC बढ़िया है क्यों नहीं है, फिर ये क्वेश्चन किया था, आप सबने बताया था कि इसमें ये वाला अल्टरनेटिंग करंट है, बाकी सब वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, please. कोई नहीं टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा यार। ये थोड़ा टाइम ऐसा है, कल तो इस टाइम B09 की क्लास थी, उसमें क्लास भी नहीं पाई है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि नेटवर्क स्विच करने का। बारी है बच्चे, हेलो Yes, sir. सर एक सेकंड रुको बेटा, नेटवर्क का कुछ करता हूँ। कल भी यही हुआ था यार, B09 में ना इस टाइम पे क्लास हो ही नहीं पाई थी मेरी। एक मैं लंगड़ा हो रखा हूँ ना, दिक्कत ये भी है यार, चल नहीं पाते इधर उधर ज़्यादा। लेट्स ट्राई। आवाज आ रही है मेरी अच्छे से बच्चे? Yes, sir.
यस सर। मोबाइल भी यही हुआ था मेरे साथ, लैपटॉप जुड़ गया था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लगाया तो फिर फोन में। हाँ चलो, अब शायद बेटर रहेगा। तो एक दो चीज़ों में ना आईफोन बड़ा बेकार है यार, जैसे कि ये कनेक्टिविटी वाला। अगर मान लो तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा ना, तो मतलब फिर कहीं कभी कभी इतना दिक्कत करेगा कि आप याद करोगे कि शायद एंड्रॉयड फ़ोन होता तो बेटर चलता। कुछ कुछ है ऐसा कि जिसमें आईफोन बड़ा परेशान करता है। अब आ रहा है ना, अब आवाज़ वगैरह सब आ रही है? यस सर। Yes, यस सही, सर। बढ़िया, ठीक है भाई। अब तो लेट्स स्टार्ट इट बाय हट। हाँ, तो कल हमने फिर ये डिस्कशन किया, ये क्वेश्चन करा दिया था आपको, जिसमें आपने बताया कि भाई जो एसी करंट है वो वेरी करता रहेगा, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, तो फिर हमने ये रेजिस्टेंस जो था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एसी वोल्टेज सोर्स है ना। एसी वोल्टेज सोर्स का मतलब कि वोल्टेज विल बी वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक प्योरली रेजिस्टिव मतलब केवल और केवल इसमें रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो ऐसा सर्किट हमने देखा था। फिर इसकी इक्वेशन डिराइव की थी बच्चे हमने, किसके लिए डिराइव की थी? पावर के लिए और करंट के लिए। तो ये नोट्स जो कल मैंने शेयर किए थे उनमें आपको दिखा था कि भाई करंट जो हम निकाले थे, वो करंट हमने क्रिचॉफ्स लॉ यूज करके करंट हम निकाल पाए थे, जिसमें क्या आया था करंट की वैल्यू? आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, और साइन ओमेगा टी क्या है? वेरिएशन है इसका, साइनोसॉइडल वेरिएशन। ओमेगा टी क्या कहलाता है बच्चे? इंस्टेंटेनियस ओमेगा टी क्या आता है? थीटा देता है ना ओमेगा इंटू टी। यस Yes, सर। sir. Yes, तो sir. इसको बोलते हैं, Angular displacement. नहीं, इंस्टेंटेनियस फेज बोलते हैं, ठीक है। अभी आज बताऊंगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको इंस्टेंटेनियस फेज बोलते हैं, क्योंकि टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम क्या, टी क्या दे रहा है? किसी गिवन इंस्टेंट की वैल्यू दे रहा है, तो उस समय किस थीटा पे है या किस फेज में है ना वोल्टेज या करंट, तो ओमेगा टी होता है आपका इंस्टेंटेनियस फेज, ठीक है। तो हमें पता चला कि भाई अगर आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एसी वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो, तो करंट भी कैसा मिलेगा आपको बच्चे? करंट भी आपको अल्टरनेटिंग मिलेगा, है ना। करंट की वैल्यू भी आपको साइनोसॉइडल वेरिएशन के साथ मिलेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करेगा। करंट भी आई एम साइन ओमेगा टी जो है, ये भी अपना डायरेक्शन और साइन दोनों चेंज करेगा। फिर हमने आई एम की वैल्यू लिखी कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? वी मैक्स अपॉन आर, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फिर इसको प्लॉट किया हमने, तो प्लॉट करके पता करा कि जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम है उसी टाइम पे आपका करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है ना। तो वोल्टेज इज मैक्सिमम, तो उसी समय पे करंट भी मैक्सिमम है। तो इन दोनों के बीच में जो हमने बात करी थी कि भाई इनका इंस्टेंटेनियस फेज जो है या फिर ओमेगा टी की वैल्यू दोनों की सेम है, क्योंकि करंट की वैल्यू आई थी आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की थी वी साइन ओमेगा टी, है ना। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी बोल लो, या आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई एम साइन ओमेगा टी। तो दोनों के अंदर जो फेज है बच्चे, देखो ये थीटा की जो वैल्यू है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल लो या फेज बोल लो, इसको ये सेम ही है, ओमेगा टी ओमेगा टी। तो दोनों समय के साथ एक तरीके से साइनोसॉइडल वेरिएशन करेंगे। तो जिस समय जिस टाइम टी के ऊपर
वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, उसी समय पे करंट भी मैक्सिमम रहेगा। वो मुझे यहाँ से देखो डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे दोनों ही मैक्सिमम है ना। फिर दूसरा टाइम मान लो T2 है, उस पे दोनों मिनिमम है, ऐसे आपको दिख रहा है। तो दे आर इन द सेम फेज, फेज नाम याद रखो, फेज सेम फेज में है। जैसे आपको पता है ना फेज, 3 फेज 2 फेज सिंगल फेज कनेक्शन होता है पावर का, ये याद है, सर सुना है ना आपने। यस भाई सर जो मोटर होती है उसमें 3 फेज का कनेक्शन होता है ना, 3-4 वायर जुड़ती है। और यहाँ पे सर जो होता है वो सिंगल फेज होता है, एक फेज एक न्यूट्रल और एक लाइव वायर। तो ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा अब, है ना। तो फेज क्या है कि फेज इज द एंगुलर डिफरेंस, या आप बोल दो कि डिफरेंस इन द ये क्या बोलते हैं, थीटा वैल्यू बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज का जो थीटा था वो भी ओमेगा टी के बराबर है और करंट का भी सेम ही है। तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। तो हम इसको ना जनरली थीटा नहीं लिखते बच्चे, हम लिखते हैं फाई से। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना फेज को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसी फाई को लिखते हैं ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस फेज को लिख देते हैं ओमेगा टी के बराबर। तो मुझे यहाँ पे बताओ आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई साइन ओमेगा टी, इन दोनों में जो फाई की वैल्यू है, इधर फाई की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी ओमेगा क्या है। ओमेगा ओमेगा टी अगर मैं इन दोनों केस में डेल्टा फाई पूछूं कि चेंज इन फाई कितना है, ओमेगा टी जीरो माइनस। जीरो तो क्या बोल सकते हैं कि फेज जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस या फिर इसकी वैल्यू डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0 अगर फेज डिफरेंस है, इसका मतलब है कि दोनों ही सेम फेज में है, यानी कि दोनों की वैल्यू अभी बता रहा था ना कि मैक्सिमम या मिनिमम एक साथ होगी। तो ये अब आपको टर्म, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया मैंने कि फेज बोलते हैं, दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फाई। ठीक है, ये हमें बताएगा, अभी फेजर डायग्राम्स पढ़ेंगे तो हमें ये बताएगा कि कौन सा जो है करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज की क्या स्थिति होगी, करंट मिनिमम होगा तो उस टाइम वोल्टेज की क्या स्थिति होगी। ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चलेंगी, राइट। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिया था इंस्टेंटेनियस पावर वाला, ये सब हो गए थे। पावर की हमने वैल्यू निकाल ली थी, तो पावर का क्वेश्चन भी हो गया था, ठीक है। इसके बाद एक हमने बात करी थी डीसी पावर, है ना। एसी पावर क्या होता है, हाफ आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर, और एसी डीसी पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो फिर हमें एक वैल्यू मिलती है आई की, वो उसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू, है ना। कल ये बताया था कि इफेक्टिव वैल्यू है आरएमएस वैल्यू, जो कि डीसी के इक्विवेलेंट होती है। अगर आपको एसी करंट को डीसी से इक्वेट करना हो तो उस समय जो वैल्यू मिलती है वो एक आरएमएस वैल्यू कहलाती है। जैसे अब मैं बोल रहा था कल आपको कि 220 वोल्ट आता है हमारे घरों में, जो पावर सप्लाई आती है एसी की, वो क्या है, 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट क्या है बच्चे, आज बताएंगे आपको कि ये वी आर एम एस है। आर एम एस रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ जो हमारे पास पावर सप्लाई, उसकी 220 वोल्ट इज द रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज तो देखो, अदरवाइज अगर हम प्लॉट देखते हैं जो अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया था, उसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्ट एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगी कि कांस्टेंट रहेगी, वेरी करेगी है ना। तो अगर वोल्टेज वेरी कर रही है तो मुझे पता है ना कि भाई टाइम के साथ, अगर मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, ये वोल्टेज और ये टाइम टी, तो मुझे पता है कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता जा रहा है, और कुछ कुछ समय ऐसा भी आएगा जिस समय ये वोल्टेज क्या है, 0 भी है ना। तो फिर मैं 220 क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई मेरा जो पावर आउटपुट है वो 220 वोल्ट्स पे आ रही है मेरी वोल्टेज, तो ये तो फिर गलत बात होगी। तो ये 220 वोल्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज नहीं है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और ये क्या है कि अगर ये एसी सोर्स ना हो के डीसी सोर्स रहा होता तो उस समय कितनी वोल्टेज दे रहा होता, इक्विवेलेंट वोल्टेज, है ना, ताकि पावर डिलीवरी इक्विवेलेंट हो जाए। ऐसे इक्वेट आई स्क्वायर आर, इतनी पावर डीसी डिलीवर करता और इतनी एसी डिलीवर कर रहा है, तो दोनों को इक्वेट करके जो भी वोल्टेज जो भी करंट की वैल्यूज हमें मिलेगी उन्हीं को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज। भाई एक्चुअल में तो अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, वो क्या है, उसका वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है। उसका करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू हर समय बदलती रहेगी और हर समय उनका डायरेक्शन भी बदलता रहेगा। बट हम क्या करते हैं, हमने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्वेट करना सीखा था ना कि पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। तो Yes. उस चीज से, उस इक्वेशन से हम इक्वेट करके ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर
एसी सोर्स ना रह के अगर डीसी सोर्स रहा होता तो वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा होता, है ना। तो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट से फिर हम आ जाते हैं आरएमएस इफेक्ट पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर तो हमें कहाँ से मिल रही थी, इस इक्वेशन से। कहाँ गया, ऊपर थी ना बड़ी सी इक्वेशन, ये इससे भी ऊपर थी। इंस्टेंटेनियस पावर, ये एवरेज पावर, ये रही इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये है। तो ये जो पावर की वैल्यू है ये तो हर समय बदलती जा रही है क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो फिर आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप ये कैसे बताओगे कि भाई दो मिनट में या 2 घंटे में कितनी पावर, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, या एवरेज पावर इन 2 मिनट्स, तो वो नहीं बता पाओगे क्योंकि हर एक इंस्टेंट में बदलती जा रही है वैल्यू, जैसे समय बदलेगा पावर की वैल्यू अलग अलग है। तो फिर इसको हमने इक्वेट किया डीसी सोर्स से कि भाई डीसी का तो हमें पता है कि डीसी में करंट भी कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज भी कांस्टेंट रहती है। तो उस समय हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वी आई। तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं डीसी सोर्स से, तो फिर हम इजीली बता पाएंगे कि अगर डीसी सोर्स रहा होता एसी की जगह तो फिर उससे इक्विवेलेंट क्या वोल्टेज रही होती। तो उस वोल्टेज को या उस करंट को बोलते हैं वी आर एम एस या आई आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ से आपको रूट मीन स्क्वायर्ड का थोड़ा आइडिया लगा होगा। फिर अब इसको हम बताएंगे आपको बाद में और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद ये सब हो गया था, ये क्वेश्चन हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अच्छा, एक रिलेशन भी निकाला था, मुझे बताना कि क्या फैक्टर लिखूं मैं। देखो, वी आर एम एस इज इक्वल टू डैश इंटू वी मैक्स 0.707 0.707, यानी कि वी आर एम एस जो है वो कितना होता है 70% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज के 70% होता है आर एम एस, राइट। सिमिलरली करंट की बात करें, करंट भी कितना होता है 70%। हाँ रानी, नो सर कुछ नहीं। अच्छा ऐसे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था, ठीक है, पीक वैल्यू का 7 पॉइंट ये हो गया था कल। उसके अलावा ये क्वेश्चन हम कर चुके थे बच्चे। ओके, अच्छा इसमें ये हो गया था, तो इजी था। ये हो गया था, हीटर रेटेड एट दिस फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड यस सर। ऑफ द हीटर। ये नहीं हुआ था यार, ये वाला नहीं हुआ, नहीं। ये करना है अभी, इसको करो। जो कल आप जो चीजें बताई थी ना उसके बेसिस पे 3 चीजें निकालनी है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। कैसे निकालोगे बच्चे? पावर की रेटिंग कितनी है, पावर इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। और ये 220 वोल्ट क्या दे रखा है, आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस निकाल पाओगे? डीसी वाला सीधा पावर निकालने के लिए डायरेक्ट करंट में फॉर्मूला लगाते थे, वही लगा दो। 48.4 ओम का 40 ओम 40 ओम आ रहा है। चलो बाकी सब भी करो फिर। 48.4 आ रहा है। 48.4 40 ओम। सब लोग करो भाई। जिनका फर्स्ट हो गया वो सेकंड करो।
तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R. R. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे V जो है आरएमएस वोल्टेज लोगे। देखो अगर डीसी होता तो डीसी वाली वैल्यू ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, डीसी है कि अल्टरनेटिंग करंट है? Alternating current. अल्टरनेटिंग में अभी बताया था कि भाई अल्टरनेटिंग को अगर आपको डीसी के फॉर्मूले में रखना है तो कौन सी वैल्यू रखते हो अल्टरनेटिंग की? RMS. तो वी आर एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिख दो। और ये 220 क्या है? ये आरएमएस वैल्यू ही दी है। जब भी आपको दी रहेगी ना सर्किट में तो वो आरएमएस वैल्यू ही दी रहेगी। जैसे 220 वोल्ट है तो आरएमएस ही है, तो इसको लिख दो 220 स्क्वायर्ड बाय आर। तो आपको आर निकालना है, तो 1000 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर्ड बाय आर। तो आर इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। इसको करोगे कितना आ रहा है? 48.4 ओम्स। Yes, आर sir. 48.4 ओम्स, ये सही आंसर है। 48.4 इसका राइट आंसर है। फिर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालोगे, कैसे निकलेगा पीक वैल्यू? VRMS equals to 0.707 into peak value. आर एम इक्वल टू 0.707 वी मैक्सिमम है ना, या वी नॉट। तो आपको वी मैक्सिमम क्या आएगा बच्चे? वी आर एम एस डिवाइडेड बाई 0.707। तो 220 डिवाइडेड बाय 0.707, ये कितना आएगा? 300 कुछ आना चाहिए शायद। 314.2. 340 आ रहा है। 314. पता नहीं सर, उसे अप्रोक्सीमेशन लिख दिया। 220 डिवाइडेड बाय 0.707। मेरा 311.1 आ रहा है। 311.1 ये सही है। 311.1 वोल्ट ये सही है बच्चे। तो 314 आ रहा है, उनका भी कैलकुलेशन का ही दिक्कत होगा, बाकी तरीका यही है पीक वोल्टेज निकालने का। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ये कैसे निकलेगा? 0.707 पहले सर पहले वो VM इज इक्वल्स टू IM बाय R का फॉर्मूला लगा के IM की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको उसमें पुट कर देंगे। क्या ये कर सकते हैं? IRMS वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर, क्या कर सकते हैं ये वाला? yes sir. कर दो, इससे भी आ जाएगा। नहीं तो P इज इक्वल टू वी आई से भी आ जाएगा। पावर आपको दे रखी है, वोल्टेज आर एम एस दे रखी है, आई आ जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 220 कर दो, आ जाएगा आंसर। थाउजेंड डिवाइडेड बाई 220 कर दो, या फिर 220 डिवाइडेड बाई 48.4 कर दो, दोनों ही सेम वैल्यू आएंगी। सर 4.5 4.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपका आई आर एम एस जो है, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, वो क्या आएगा? पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो ये आपका 4.5 आएगा। और यही आंसर आपका कैसे आएगा? ये आ जाएगा सेम वैल्यू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर से। तो 220 डिवाइडेड बाई 48.4, तो ये भी आपका जो है 4.5 आएगा। ठीक है बच्चे, तो दोनों ही फॉर्मूला भी। किसी बच्चे को डाउट है कि क्या हो गया एकदम से? No sir. केवल इसमें एक डाउट का गुंजाइश है, बाकी तो सारे पुराने फॉर्मूले हैं। एक है कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। कल भी बताया था मैंने कि ये क्या हो गया, अगर अल्टरनेटिंग सोर्स है तो उसमें हर समय क्या हो रहा है बच्चे, वोल्टेज की वैल्यू बदलेगी कि सेम रहेगी? बदलेगी सर. तो उस बदलती हुई वैल्यू को क्या मैं इक्वेशन में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस बदलती हुई वैल्यू की एक एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एवरेज लेते थे, तो एवरेज वैल्यू क्या आती थी? एवरेज करंट इन वन साइकिल कितना आ रहा था? 0 आ रहा था ना। उतना ही पॉजिटिव साइड में, उतना ही नेगेटिव में 0 आ जा रहा था। और वोल्टेज भी एवरेज बात करोगे एक कंप्लीट साइकिल में, तो उतना ही ऊपर आ रहा है एक्सिस के, उतना ही नीचे आ रहा है, तो वो भी 0 आ जा रहा था। तो उससे तो हमारी बात बन नहीं रही थी। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने उसका इफेक्टिव वैल्यू या फिर रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू बोलते हैं इसको, या एपरेंट वैल्यू बोलते हैं इसको। तो क्या हो गया, क्या हो गया? ये आ गया आरएमएस।
आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो मेन बात ये है कि डीसी को अगर आपको एसी सोर्स को डीसी की तरह रिप्रेजेंट करना है तो उस समय आपको आरएमएस वैल्यूज ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ आ गया तो ये सॉल्यूशन हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ही है। इसके आगे की कहानी अब फेजर डायग्राम में आपको पढ़ाऊंगा जो कि अल्टरनेटिंग करंट का सेकंड पार्ट है। तो आपको रजिस्टिव सर्किट अगर है, रजिस्टिव सर्किट अगर अल्टरनेटिंग पावर सोर्स के साथ है तो आपको समझ आ गया कि भाई उसमें करंट वेरी करेगा, वोल्टेज भी वेरी करेंगी। और अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है तो एक उसकी इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला था जो हमने लिखा हुआ है, एक एवरेज पावर का फॉर्मूला था जो कि 1/2 IM स्क्वायर बाय क्या था, इंटू आर IM स्क्वायर इंटू आर आ गया था, ठीक है। और उसी को हमने इक्वेट किया डीसी पावर सोर्स से, वो क्या होता है, क्या होता है, आई आई स्क्वायर स्क्वायर। आर। उसको इक्वेट करके फिर हमें पता चला कि भाई जो वैल्यू हम रखते हैं उसको आरएमएस वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये सारे फॉर्मूला हमारे एप्लीकेबल हो गए। इतनी बात समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अब और अच्छा, और एसी सोर्स होता ही क्यों है ये समझ आ गया कि एसी सोर्स क्यों हो रहा है, यस सर। क्यों होता है बताओ, वाई अल्टरनेटिंग एनर्जी बनती कैसे, क्यों आ रही है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ सर क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ही जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से ही अगर सीधा डायरेक्ट करंट आएगा तो वो पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वो जीरो ही हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप, इसलिए एसी करंट इसलिए ये इसका बेनिफिट हो गया। अच्छा, एसी का सबसे पहला सोर्स मैंने आपको क्या बताया था, एसी जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या बताया था बच्चे अल्टरनेटिंग करंट का, एसी जनरेटर। यस सर। अरे एसी जनरेटर को याद करो, है ना। यस सर। और एसी जनरेटर में एनर्जी बन क्यों रही है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो रोटेशन हो रहा है तो क्या उससे आप एक हमेशा एक लीनियर या कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर सकते हो कि वेरी करेगा, वेरी वेरी करेगा। करेगा। वो वेरिंग सोर्स है ही ना भाई। अभी अगर देखो कॉइल को आप रोटेट कर रहे हो तो हमें पता चला कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ये तो बात ठीक थी, लेंज लो हमें बताता है, फैराडे लो हमें बताता है कि भाई ऐसा होगा, लेकिन उसको कांस्टेंट हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में अगर आपको किसी चीज को रोटेट करना है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वेरिंग रहेगा, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, फिर आपकी वोल्टेज जो है या ईएमएफ है वो फ्लक्चुएटिंग मिलेगा कि कांस्टेंट मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग मिलेगा, वेरिंग मिलेगा, है ना। यस सर। क्योंकि शाफ्ट जो है सर्कुलरली है ना, सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है, वहां पे शाफ्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है, इसलिए जो हमें वेरिएशन मिला वो क्या मिला, साइनोसॉइडल मिला। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ एनर्जी जो वो है वोल्टेज है आईएमएफ आपको मिल रहा है, और क्योंकि वो साइनोसॉइडल वोल्टेज मिला था इसलिए आपको जो करंट मिला वो भी कैसा मिला, साइनोसॉइडल। ठीक है। तो ये जन्म हुआ एसी जनरेटर से अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी का जन्म हुआ। फिर हमने देखा कि यार इसके बहुत सारे बेनिफिट या नुकसान भी है, कुछ कुछ बेनिफिट्स भी है ना। तो फिर हमें ये अब यहाँ तक आ गए और हमने एसी सोर्स को यूटिलाइज किया प्योरली रजिस्टिव सर्किट में। तो हमें पता चला कि भाई प्योरली रजिस्टिव सर्किट में करंट की वैल्यू भी फिर वेरिंग करंट मिलेगा आपको, जिसका होगा I = IM sin ओमेगा t। और फेज एंगल क्या होता है, फेज क्या होता है बच्चे, डिफरेंस इन द एंगल ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अभी और डिटेल में बताऊंगा थोड़ा अभी अगले स्लाइड में कि जो डिफरेंस होगा करंट के और वोल्टेज के बीच की मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में, कि वोल्टेज कब पीक कर रही है, करंट कब पीक कर रहा है, उस एंगल को उसको बोलते हैं फेज। और जब प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा एसी सोर्स के साथ तो उसमें फेज डिफरेंस कितना आया मेरा, जीरो। जीरो। तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज एक साथ पीक करेंगे कि अलग अलग समय पीक करेंगे, एक साथ। एक साथ। एक साथ का मतलब है कि एक साथ उनकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, है ना। तो ये हमें मिल गया उसमें। ठीक है, गिरिजा पूछो बच्चे, डाउट है तो। गिरिजा डाउट है? नो सर। नहीं है डाउट, चलो ठीक है। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा फेज के बारे में आपको बताऊंगा बचा हुआ, और फिर हम इसके बाद प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा हमने रजिस्टिव के बारे में पढ़ा सेम चीज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
ओके, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय फेजर्स। ठीक है, ये फेजर क्या है बच्चे? फेजर क्या? हाँ, जो हमें फेज एंगल को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी बताते हैं फेजर और फेज डायग्राम होता क्या है, यही समझना है अभी। देखो, क्या आपको ये इधर फोकस करते हैं, क्या आपको एक वेक्टर दिखाई दिया वीएम? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इस वेक्टर को ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। हमेशा यही करना है, हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है ओमेगा टी, किस वेलोसिटी से? ओमेगा से। और रोटेशन कितना होगा? ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, रोटेशनल स्पीड होगी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओमेगा इंटू टी के बराबर। ठीक है, अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा ये, तो इसका वेरिएशन जो है ना, इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम प्लॉट करें तो वही हमारा क्या कहलाएगा? फेज एंगल। वही हमारा क्या कहलाएगा? सॉरी, फेज डायग्राम। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने के लिए ना एक एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ मैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये इसका एनिमेशन दिखाता हूँ मैं, ये जो डायग्राम है इसका एनिमेशन दिखाता हूँ, हाउ इट इज प्लॉटेड। यूट्यूब में खोल लेते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पता नहीं चल पाएगा कि नहीं यूट्यूब, पर चलेगा तो अच्छा है। अरे, ये कौन सी आईडी लोगे ने? मैंने यूट्यूब प्रीमियम तो ले लिया था तुम लोगों को बोलने से। ओह, हाँ, अभी आवाज नहीं आ रही। अभी आप एक बार देखो इसको, जब ये फेजर आएगा लेफ्ट साइड में, फिर रोटेशन स्टार्ट होगा तो आपको आइडिया लगेगा। देखो बच्चे, ये जो लेफ्ट साइड में, भी पॉज करूंगा मैं वीडियो को, फिर ध्यान से देखना। अब लेफ्ट साइड में वो वेक्टर आपको दिखाई दिया, ये वाला। Yes, sir. इस वेक्टर को बोलते हैं फेजर, जो फेज डायग्राम ड्रॉ करेगा। फेजर इज द टूल जो फेज डायग्राम ड्रॉ करेगा। ठीक है, और राइट साइड में जो डायग्राम ड्रॉ हो रहा है ना, जो साइनसोइडल वेरिएशन दिख रहा है आपको, वो क्या कहलाता है? फेज डायग्राम। ठीक है, अब देखो, अब इसको आप वोल्टेज मान लो, जो ये लेफ्ट साइड में फेजर है ना, ये वोल्टेज फेजर मान लो, ये वोल्टेज है। और ये वोल्टेज अभी रोटेट करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, फिर देखना आपको वेरिएशन किस तरीके से डायग्राम पे नजर आएगा। देखो, टाइम के साथ साथ ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता जा रहा है, और देखो उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे नेगेटिव में चला गया। अब नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर देखो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए तो जीरो, फिर से आप चले, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम, ये वाई नोट कर दिया ना, इसको वी नोट बोल दो, इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। Yes, sir. फिर और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ओमेगा वेलोसिटी है। ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी है रोटेशनल एंटी क्लॉकवाइज, उसको टाइम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चे? ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी हिसाब से बढ़ेगा ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एंगुलर आप डिस्प्लेस ज्यादा ज्यादा करते जा रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप वेरिएशन प्लॉट कर रहे हो, किसका? इस फेजर का। कहाँ पर? वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है ना, उसको प्लॉट कर रहे हो। तो देखो वाई एक्सिस पे इसका शेडो का जो लेंथ है, वही हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फेज डायग्राम। जैसे ये मान लो, अगर वोल्टेज होगा तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे मिलेगा? इस फेजर का शेडो बनाओ, कहाँ पर? वाई एक्सिस पे। तो वहां पे आपको देखो शेडो बन रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो आपको दिख रहा है कि इतना लेंथ बनेगा शेडो का। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ मिल रही है? जहाँ पे ये डॉट क्रॉस कर रहे हैं इस डायग्राम को। तो इस समय जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये गैप बढ़ता जाएगा, वाइट एक्सिस और जो हॉरिजॉन्ट वर्टिकल वाइट एक्सिस है और डॉटेड एक्सिस है, इनके बीच में। ठीक है, अब आप इसको फिर से ऑब्जर्व करो कि फेज डायग्राम बन कैसे रहा है। वापस ले जाते हैं इसको, देखो
जो डॉटेड वर्टिकल एक्सिस है जो राइट साइड में मूव करती जा रही है, इसका मतलब है कि टाइम एक्सिस मूव कर रहा है, टाइम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे टाइम में बढ़ते जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई वेरिएशन साइनोसॉइडल आ रहा है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में है ये फेजर कहलाता है और राइट साइड में जो डायग्राम बन गया वो क्या कहलाया? फेज डायग्राम। फेज डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइनोसॉइडल वेरिएशन है कि नहीं है? नहीं सर। साइनोसॉइडल वेरिएशन है क्यों, वो भी देख लो एक बार आप। अभी ये थोड़ा बताएगा आगे, फिर मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। इधर ही बताया था इसने, पीछे चला गया। ठीक है, अरे कहाँ गया? हाँ देखो, ये डायग्राम देखो बच्चे, इसमें जो शैडो का लेंथ होगा, क्या ये वो रेड कलर की डॉटेड लाइन है उसके बराबर होगा? यही शैडो की लेंथ बनने वाली है, देखो यस दोनों। सर। यस। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको समझा देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर देखो आप कि ये जो रेड लाइन है यही है शैडो का लेंथ, इधर भी रेड है और इधर भी रेड है, यही है ना लेंथ। यस सर। जब मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, यानी ये जो थीटा है ये ओमेगा टी के बराबर होगा, तो उसी टाइम टी पे यहाँ पे ओमेगा टी देखो, ये जो है ना ये थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होगी, यानी आपने डिस्प्लेस ओमेगा टी किया है, तो उस समय कितनी वैल्यू है इसकी, ये जो फेज डायग्राम पे इस वैल्यू को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मान लो वेलोसिटी का फेजर था, तो v की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कब, जब हमारा एंगल ओमेगा टी के बराबर है, यानी v इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू v नॉट इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर हमारी ये वैल्यू है। और ये ओमेगा टी कौन सा है? यही वाला जो हमने अभी तक यहाँ पे लिया है, ये यहाँ होगा और यही यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये वर्टिकली साइन फंक्शन क्यों आया ये देखो। अब हम इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो ये रेड कलर का जो जो इसका वर्टिकल हाइट है वो क्या होगा बच्चे? अगर मान लो ये मैं बोलता हूँ ये vm के बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू ही है ना ये भाई जब ये वर्टिकली अलाइन होता है, यही वर्टिकली अलाइन होगा तो उसी को बोलेंगे ना एम्पलीट्यूड vm। यस सर। तो Yes. कोई सर्कुलर है तो दोनों का लेंथ तो बराबर ही होगा ना भाई, ये लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा एरो का, चाहे वर्टिकली अलाइन हो चाहे हॉरिजॉन्टली, तो इसको vm बोलेंगे। दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये रेड कलर की ये जो वर्टिकल हाइट है किसके बराबर है? vm साइन थीटा के बराबर। अरे vm साइन थीटा होगा, थीटा के जिस सामने वाला साइन होता है, तो vm साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। तो आपको समझ आया vm साइन ओमेगा टी कैसे आया? ये वर्टिकल हाइट जो शैडो है इसकी, तो ये प्लॉट अगर आप करते जाओगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे जितनी भी वर्टिकल आएगी मैक्सिमम आएगा, तो उस समय क्या है कि आपका जो थीटा 90 डिग्री है, फिर से धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा। तो इसलिए साइन फंक्शन प्लॉट है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेरिएशन है दैट इज साइनोसॉइडल वेरिएशन वोल्टेज का। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से समझ आया होगा कि फेजर एंड फेज डायग्राम होता क्या है। ठीक है, अब वापिस आ जाते हैं अपने इस पे। तो यहाँ देखो ये वही चीज है, लेफ्ट साइड वाला फेजर है, फेजर मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज फेजर, और राइट साइड में क्या है? फेज डायग्राम। ठीक है, ये vm कब होगा बच्चे? देखो ये vm जो होगा जब ये 90 डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे होगा, जब ये आपका जो फेजर है ना इसका लेंथ तो vm के बराबर ही रहेगा, और ये कितना डिस्प्लेस कर चुका है एंटी क्लॉकवाइज? 90 डिग्री, यानी कि π/2 रेडियन डिस्प्लेस कर चुका है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं हम। जब ये लाइन डालूंगा मैं ओरिजेंटल, तो ये कहाँ पे कोइंसाइड करेगी शैडो इसकी? मैक्सिमम वैल्यू पे, तो यहाँ पे जो है, तो यानी अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। Yes. यस सर। भाई जीरो पे था, अच्छा जीरो पे बात करें तो जीरो पे जब ये है यानी कि हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, तो इसकी शैडो की लेंथ क्या होगी बेटा वर्टिकल एक्सिस पे? डॉट बनेगा ना भाई। अगर मैं इधर से टॉर्च जलाऊं, इस पे टॉर्च अपनी लाइट इधर से फेंक रही है, तो इसका शैडो क्या बनेगा? एक डॉट बनेगा खाली यहाँ पे, यस सर। Yes. क्योंकि एक लाइन है ना, एरो है, तो उसका केवल डॉट बनेगा। तो वही डॉट देखो, जब थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा वैल्यू जीरो का मतलब वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल यहाँ पे, तो क्या बन रहा है? लेंथ डॉट है। फिर धीरे धीरे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो शैडो की लेंथ क्या होती जाएगी? थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। Yes. जब 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा
तो क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी ना। वर्टिकली अलाइंड हो गया तो फिर लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम हो गई, तो उसको बोल दिया एम्पलीट्यूड। फिर धीरे धीरे और 90 से इधर जाएगा तो लेंथ ऑफ शैडो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इधर मान लो ये आ गई, और आगे जाएगा तो लेंथ ऑफ शैडो और कम हो जाएगी, ये ऐसे आ गई, है ना। तो ऐसे हमारा ये साइनोसॉइडल वेरिएशन आपको नजर आएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको Yes, बोलते sir. हैं फेज डायग्राम, और लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं फेजर। अब क्या इसके साथ साथ करंट भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, करंट का और वोल्टेज का फेज एंगल सेम था ना जब हम प्योरली Yes, रजिस्टर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सॉरी, वोल्टेज का और इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने कर लिया, ये सारा हो गया, ठीक है। अब वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक साथ मूव करेंगे। भाई एक तो करंट का फेजर हो गया, एक वोल्टेज का, ये वोल्टेज का, एक करंट का, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी ना। Yes, भाई sir. ये वर्टिकली Yes, sir. अलाइंड, जब ये 90 डिग्री पे आएंगे तो वोल्टेज वाला भी 90 पे रहेगा और करंट वाला भी उस समय 90 पे रहेगा। 90. जब ये 0 पे रहे होंगे तो उस टाइम करंट भी 0 पे रहा होगा और वोल्टेज भी 0 पे ही रहा होगा। तो मतलब वोल्टेज और करंट वाले दोनों फेजर इकट्ठा मूव कर रहे हैं, तो इनकी भले ही लेंथ में या प्रोजेक्ट शैडो की लेंथ में फर्क आ जाए, लेकिन मैक्सिमम एक साथ होंगे और मिनिमम भी एक साथ होंगे। तो देखो इसका प्लॉट अगर आप दिखाएं, हाँ जी इसको डाउट है, अगर इसका प्लॉट करें तो करंट और वोल्टेज का प्लॉट इसमें है क्या, इसमें नहीं है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो करंट का और वोल्टेज का फॉर प्योरली रजिस्टिव अगर हम ड्रॉ करें बच्चे, तो कैसा बनेगा, ये हमने कल भी देखा था, कल आपको ड्रॉ कर दिया था। देखो ये वोल्टेज के लिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये मान लो वोल्टेज का हो गया। और करंट का कैसा रहेगा, करंट का भले ही मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम एक साथ होंगे। समझ आया, Yes, sir. ये वोल्टेज है और ये क्या है, करंट। तो अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम एक ही टाइम पे है, Yes, sir. मिनिमम भी एक ही टाइम पे है। Yes, sir. की वैल्यू में भला ही डिफरेंस हो, इनकी वैल्यू में बेशक से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, क्योंकि करंट का और वोल्टेज का डिफरेंस तो आएगा ही ना भाई। करंट और ये इसके बीच में रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर रेजिस्टेंस 1 हो सर्किट का तो फिर दोनों बराबर आ जाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अगर R की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाए तो V इज इक्वल टू आई आएगा, फिर उसमें एग्जैक्टली सेम प्लॉट हो जाएगा वोल्टेज का और उसका, अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। अदरवाइज ऐसे होंगे, एक ही फेज में है, राइट। अब इनका रोटेशन की बात करें, मान लो फेजर भी लेफ्ट साइड में ड्रॉ करा जाए, तो फेजर भी इनका ऐसा होगा कि भाई करंट जो है वो थोड़े छोटे लेंथ का होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू कम है, और अगर वोल्टेज का होगा वैल्यू तो थोड़ी लंबी होगी ये वैल्यू, और एक साथ रोटेट करेंगे दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा से, ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि इस दोनों में फाई जो है, डेल्टा फाई जो है वो क्या है, 0 है इन केस ऑफ Zero. प्योरली रजिस्टिव प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आता है। तो यहाँ से समझ आया कि फेज डायग्राम और फेजर से कैसे हम थोड़ा समझ सकते हैं चीजों को। Yes, sir. Yes, sir. डरो मत, देखो इसमें कुछ डरने लायक चीज नहीं है, बार बार आएगी, अभी समझाते रहेंगे। थोड़ा तो ये समझ आया ना कि ये ड्रॉ क्या हो रखा है, ये चीज जो हो रखी है ड्रॉ या Yes, फेज sir. ये ड्रॉ क्या किया हुआ है। Yes, sir. भाई रोटेशन हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू थी वोल्टेज की, कॉइल मेरी रोटेट हो रही है, कॉइल रोटेट होगी तो उसका मतलब ये हो गया ना कि उसका कुछ ना कुछ रेशियो ही आएगा आउटपुट पे ईएमएफ। ये Yes, sir. जनरेटर है बच्चों, ये जनरेटर ही घूम रहा है, समझो इसको ओमेगा वेलोसिटी से, और उसके हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपना प्रोजेक्शन बदलती जा रही है, और इधर जो है ना ये, इसलिए आपको आउटपुट पे जो वैल्यू मिल रही है वो अलग अलग थीटा पे, अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, और ये उसी का प्लॉट है। तो इससे ये नहीं घबराना कि भाई ये एकदम से साइन फंक्शन जो है ना ये ऐसा आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं घबराना। जैसे आप डिफरेंशिएशन को देख के घबरा जाते हो कि यार आया और ये अब समझ गया कि डस लिया सांप ने, तो इसको ये साइनोसॉइडल से डरेंगे नहीं। सिंपल सी इक्वेशन है, साइन ओमेगा टी, कुछ नहीं है इसमें। साइनोसॉइडल वेरिएशन क्यों है, क्योंकि भाई ये देखो ये साइन होता है, वर्टिकल जो है ना वी साइन ओमेगा टी होता है, इसी का प्लॉट है ये। ठीक है,
कितने बच्चे confuse हो गए हो ये genuinely बच्चे confuse हो गए? कंफ्यूजन कितने बच्चों को हो गया है? काजल को। और बताओ। ठीक है, ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे कंफ्यूजन में आ गए हो अभी? हाँ, मतलब लगभग सभी आ गए, पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आया कि क्या हो रहा है ये। Yes, sir. अब देखो, इससे ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चन करके आएगी अब आपको। अब मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो समझ आ जाएगा। जैसे आरएमएस वैल्यू का भी आपको क्वेश्चन से आया, ठीक है। अब ये करो एक बार, ये भी है वैसा सही आरएमएस का ही, लेकिन इसके बाद फेजर के भी क्वेश्चन आएंगे, सब समझ आने लगेगा। करो सही। An electric bulb read 200 watt and 220 volts. Find the resistance of the filament. टू 200 वाट किसका यूनिट है बच्चे? Power का. पावर का। और 220 वोल्ट्स का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे? RN आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना। तो अब बताओ रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। 242 ohm. Yes, sir. और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी बता दो साथ साथ में। Zero point nine. 0.909. 0.909। Yes, sir. ठीक है, 242 एंड 0.909। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू बेटा देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट आपको निकालना है। तो गिवन डेटा है जो लिखा हुआ है, पावर इज इक्वल टू कितना है? 200 वॉट। 200 volts. Yes, और sir. वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट्स, तो ये वीआरएमएस है। अब पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बता दो, कैसे निकालेंगे बच्चे? आर इज V is equals टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर बाय पी। और यहाँ पे जो Yes. पी होगा वो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी रखे। डीसी इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, है ना। इसी को पी स्क्वायर क्या है? 220 वोल्ट दे रखा है, डिवाइडेड बाय पावर 200। इसको सॉल्व करते तो क्या आ रहा था? 242। Yes, sir. 242 ohms. So this is the resistance of the filament of the bulb. Okay. अब सेकंड पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट। तो करंट का आरएमएस वैल्यू क्या निकालते हैं? P इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर एम एस और आई आर एम एस, या तो डीसी वोल्टेज और डीसी करंट हो, या फिर एसी हो तो उसकी क्या होनी चाहिए? कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है कि एसी करंट है, एसी का कोई चैप्टर चल रहा है तो एसी करंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? पावर 200 दे रखा है, वी आर एम एस अभी निकाला हमने, वी आर एम एस भी दे रखा है 220, आई आर एम एस निकालना है। क्या क्या आएगा आई आर एम एस? 0.909. 0.9 मान लो, है ना, 0.91 आएगा शायद, ठीक है। तो Yes, sir. 0.91 एम्पियर। Ampere. तो 0.91 एम्पियर इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारा आंसर सही आ गया। अब ये हमारा रजिस्टिव खत्म हो गया। देखो रेजिस्टेंस में आपको समझ आया, क्या क्या समझा हमने बच्चे? एसी सोर्स को समझ लिया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता क्या है, फिर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पे हमने वोल्टेज लगाई तो वोल्टेज के साथ हमें करंट भी वेरिंग मिला, और उनका फिर हमने फेज डायग्राम और फेजर समझा कि भाई दोनों सेम फेज में होंगे, इनको प्लॉट करते तो इनका साइन जो फंक्शन होता है वो प्लॉट होके आपको ऐसा दिखाई देगा, और दोनों को इकट्ठा प्लॉट करोगे तो आपको, दोनों के इकट्ठा प्लॉट करोगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा, ठीक है। तो ये हम समझ चुके। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0. फेज होता क्या है बच्चे? फेज होता है थीटा का जो डिफरेंस है ना, कितना एंगल है भाई, कब ये एक साथ पीक कर रहे हैं, है ना। तो एक साथ पीक कर रहे हैं तो इनका मतलब दोनों ओमेगा टी वेलोसिटी से ही जा रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल का डिफरेंस 0 है, तो वही कहलाया फेज डिफरेंस। तो दोनों में 0 है प्योरली रेजिस्टिव में। अब हमें ना अगला सर्किट देखेंगे जिसको बोलेंगे AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर।
इंडक्टर से एसी वोल्टेज अप्लाई करी जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे एसी वोल्टेज अप्लाई करी जाए, फिर इसका सेम फेज डायग्राम देखेंगे जैसे इसका अभी देखा, फिर पावर कैलकुलेशन जैसे हमने करे थे पावर कैलकुलेशन, फिर उसको आरएमएस पावर से मल्टीप्लाई करके, सॉरी आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेट किया, तो ये ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ये करेंगे कल ही होगा ये, तो इसमें देखते हैं अभी कितना कर पाते हैं। चलिए तो बेटा देखो ये है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो यहाँ पे क्या है, एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है और वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज जो है वो आपका क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी करता जा रहा है, और किसके ऊपर लगा हुआ है, इंडक्टर पे। तो इस केस में क्या होने वाला है, हम EMI चैप्टर में पढ़ चुके कि अगर हमारा कंटिन्यूसली करंट होगा तो करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और इसके बाद क्या होगा, कॉइल के थ्रू सेल्फ इंडक्टेंस भी वेरी करेगा ना, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा, कॉइल के थ्रू हमेशा फ्लक्स चेंज होगा, और इसके थ्रू जो बैक ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी बदलती जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम होती जाएगी, क्योंकि ये हमेशा ट्रांजिएंट फेज में रहेगी। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि भाई हमेशा करंट की और वोल्टेज की वैल्यू बदलती रहेगी, है ना। Yes, तो ये sir. आपको पहले ही पता है कि इंडक्टर के साथ होगा क्या अगर हमारा वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो अभी इन सबको हम स्टडी करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। देखो अब है ना क्रिचॉफ्स का वही लूप रूल जो है ना, क्रिचॉफ्स वोल्टेज रूल, वोल्टेज लॉ बोलते केवीएल, उसके अकॉर्डिंग Yes. मुझे पता है कि भाई वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी या वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द एसी सोर्स इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, क्योंकि अकेला इंडक्टर ही है तो जितना वोल्टेज ये वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेगा एसी वोल्टेज का, उतना ही इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। फिर मैंने क्या करा बच्चे, मैंने लिखा कि वोल्टेज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वो होगा उसको क्या बोलते हैं, VL क्या होता है, EMF अक्रॉस जो होता है L di/dt, ये हमने कहाँ देखा था, EMI चैप्टर में, सेल्फ इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने लिख दिया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू L di/dt, तो उसको इधर लेके माइनस L di/dt होता है वैसे ना, तो इधर आया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो L ये आपका क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज VM sin ओमेगा t, इसको इक्वेट कर दिया L di/dt। यहाँ पे L है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एंड di/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अब देखो यहाँ di/dt से हम करंट निकाल पाएंगे, तो फिर हमने di/dt को सेपरेट आउट कर लिया और VM/L करके ये इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। फिर अब करंट कैसे निकालेंगे, di/dt आ गया तो इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेट करने से dt से dt कट जाएगा और इधर इंटीग्रेशन करोगे तो सिंप्लीफाई करके साइन को इंटीग्रेट करना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो वही वैल्यू हम माइनस कोस थीटा के फॉर्म में इधर लिखेंगे, तो ये माइनस आ गया VM/ओमेगा L और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट। तो आपको करंट की वैल्यू मिल जा रही है इंटीग्रेशन करके, करंट थ्रू द सर्किट व्हेन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज देयर, है ना। तो वोल्टेज का वेरिएशन था, अब करंट का फॉर्मूला मुझे मिल गया, करंट इज इक्वल टू माइनस VM/ओमेगा L कोस ओमेगा टी और प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जीरो होगा। ये कैसे आएगा, मल्टीपल टाइम पे ना वैल्यूज कैलकुलेट करके और उनको पुट करोगे तो कांस्टेंट है ना कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए जो है ये जीरो आएगा। तो अभी के लिए तुम मान लो कि जीरो आएगा, हम केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमें ये पता है ये ना आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा वैसे, लेकिन ये ज्योमेट्री से आता है कि माइनस ऑफ कोस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कोस थीटा इज साइन थीटा माइनस पाई/2, है ना। तो माइनस ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई/2, ये क्वाड्रेंट रूल होते हैं ना, उधर से आएगा कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है, कौन से में साइन पॉजिटिव रहता है, वहां से आपको मिलेगा कोस ऑफ माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो ओमेगा थीटा माइनस पाई/2 आएगा। तो इसको हम करके फिर कोस की जगह साइन रख दे रहे हैं, या माइनस कोस थीटा था उसकी जगह साइन का ओमेगा टी माइनस पाई/2 रख लिया। तो अब देखो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन जैसा बनता हो, पिछले इक्वेशन जैसा बन रहा है जब प्योरली रेजिस्टिव की बात कर रहे थे, वहां पे था I इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या आया I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2।
तो अब देखो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला पे फोकस करना है बेसिकली, याद तो आपको हो जाएंगे ये आराम से। ये एक तो है वोल्टेज सोर्स और ये आपको करंट मिला, तो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ देखो, V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अब इनमें देखो, क्या आपको यहाँ पे फेज का डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। भाई फेज क्या था, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ओमेगा टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस फेज। Instantaneous. और यहाँ पे देखो जो जो साइन फंक्शन है उसमें कितना फेज है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और इधर जो वोल्टेज के साथ है उसमें कितना है, ओमेगा टी। क्या इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। कितना डिफरेंस है बच्चों? पाई बाय 2 का। पाई बाय 2 का डिफरेंस है ना। आपको दिख रहा है एक ओमेगा टी है और एक ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो दोनों का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 का डिफरेंस है। कौन से का फेज कम है, कौन से का ज्यादा है? सर करंट का कम है और वोल्ट का ज्यादा है। वोल्टेज का है ओमेगा टी और करंट का ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कम होगा और वोल्टेज का क्या है, ओमेगा टी। तो वोल्टेज का फेज ज्यादा है और करंट का क्या है, कम है। कम। ठीक है, तो अब यहाँ से ये बात देखो, ये कौन से सर्किट की बात हो रही है बेटा, प्योरली इंडक्टिव। इंडक्टिव सर्किट की। प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर आपको पता चला कि भाई करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। होता है। डेल्टा फाई की बात करूं तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेल्टा फाई को 0 लिख दूं? नो सर, पाई बाय 2। यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया बच्चे, पाई बाय 2। पाई बाय 2। अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाय 2। और कौन आगे चल रहा है, किसका फेज आगे है, कौन सा आगे है, सब किसका ज्यादा वोल्टेज है? का। वोल्टेज का फेज ज्यादा है क्योंकि वोल्टेज ओमेगा टी है और करंट कहाँ पे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो कौन पीछे है, करंट। करंट। सब बच्चे बताओ यार, देखो डर क्यों भाई Current तुम? पीछे. करंट। करंट ठीक है, तो अगर इसको प्लॉट करें तो ये देखो, इसको प्लॉट किया जाए तो आपको दिखेगा कि भाई इसमें वोल्टेज बताओ, वोल्टेज कौन सा है, सर रेड वाला। रेड और करंट Green one. ग्रीन वाला। ग्रीन ग्रीन वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको दोबारा प्लॉट करते हैं, फेजर डायग्राम प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो जो रेड कलर वाला है वो वोल्टेज है और ग्रीन कलर वाला है वो करंट है। तो देखो रेड कलर वाला आगे चल रहा था ना, वोल्टेज हमारा आगे था, तो देखो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू पे आ गई, थीटा की कितनी वैल्यू पे आ गई, सर 90 डिग्री। है ना। ये आपकी मान लो आ गई भाई, किस पे आ गई, यहाँ पे पाई बाय 2 ही है वैसे ही, तो पाई बाय 2 पे आ गया वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, और करंट उससे पीछे है, तो करंट और थोड़ा आगे चलेगा जब आएगा। करंट कितने पे मैक्सिमम आया है, पाई पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, यानी कि 180 डिग्री जब रोटेशन हो गया तब करंट मैक्सिमम हुआ है, और वोल्टेज उससे पहले ही मैक्सिमम हो चुका था। वोल्टेज कितने में मैक्सिमम हुआ था, 90 डिग्री पे। तो हमारा वोल्टेज क्यों आगे चल रहा था, यानी वोल्टेज का जो फेज था वो करंट के फेज से थोड़ा सा आगे था, तो इसलिए वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू पहले आएगा। जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट रहेगा ना, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एक समय पे मैक्सिमम हो जाएगा और करंट उसके 90 डिग्री रोटेशन के बाद मैक्सिमम होगा, है ना। इसका मतलब ये है, जब मेरा रोटेशन जो कॉइल का है, या फिर कॉइल का रोटेशन बोल दो, या फिर हमारा वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है ना, वोल्टेज की वैल्यू जिस समय मैक्सिमम हो चुकी होगी उसके 90 डिग्री के फेज के बाद हमारा करंट मैक्सिमम होगा। कब होगा ऐसा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव। ठीक है। तो ये हमारा फेज डायग्राम में आपको दिखा आगे है। अभी थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर है ना और समझ आएगा धीरे धीरे ये सब। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फेज और इसका। अब एक क्वेश्चन ये करो, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट 25 मिली हेनरी इंडक्टेंस है, 25 मिली हेनरी कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी बताया नहीं मैंने आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे को देखो करंट और वोल्टेज आ गया समझ में, करंट का वेरिएशन और वोल्टेज का वेरिएशन। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है ना, आई एम साइन ओमेगा टी है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे आई एम की वैल्यू क्या होगी, वेयर आई एम इज वी मैक्स अपॉन ओमेगा एल, वी मैक्स अपॉन ओमेगा एल। तो ये आपको कंपैरिजन से मिल रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो वी एम माइनस वी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एल के बराबर है, और यही क्या कहलाएगा, जो ओमेगा एल है ना, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब हम बात कर रहे थे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, तो वहाँ मैक्सिमम करंट कहाँ से आ रहा था बच्चे, वी मैक्स डिवाइडेड बाई आर से, ठीक है, यस सर, वी मैक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा एल से, वी मैक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। ओमेगा तो ओमेगा एल है ना, वो क्या है कि वो रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव कर रहा है, तो जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, उसमें जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था, वो आउटपुट यहाँ पे किससे मिल रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को अगर मैं डिफाइन करने लगूंगा ना, तो इट इज टर्म्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टर, है ना, इट इज द रेजिस्टेंस दैट ए प्योर इंडक्टर या एक इंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस दैट एन इंडक्टर इंट्रोड्यूसेस इनटू द सर्किट। अगर कोई इंडक्टर है, उस वो क्या रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, वो करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर रेजिस्टेंस, है ना। जैसे हम वोल्टेज आरएमएस वगैरह ले रहे थे ना, जैसे इक्विवेलेंट ले रहे थे, उसका सेम इसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा इंडक्टर में, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी वैल्यू क्या होगी ओमेगा एल के बराबर। तो ओमेगा एल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, जहां पर ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं बच्चे ऐसे, और ये क्या कहलाता है ओमेगा एल के बराबर, और ये इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम ऐसे निकालते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की, वी एम बाई सॉरी मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इस केस में वो होगी वीएम बाय ओमेगा एल, वी एम बाई ओमेगा एल या फिर वी एम बाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अब वैल्यू, अब आपको समझ आया, ये फॉर्मूला लिखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ये वाला, और ये लिखो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल। ये है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, लिख लिया बच्चे फॉर्मूला, यस सर, चलो फटाफट से ना अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, करते हैं। आपको इंडक्टर का जो वैल्यू है, प्योर इंडक्टर की वैल्यू बता दी है इंडक्टेंस की, और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे दिया। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ। इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर है ना, अब घबराना मत कि इससे भी ज्यादा टफ कुछ हो जाएगा, ये लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे फिर नया चैप्टर ही स्टार्ट होगा, बिल्कुल अलग कंसेप्ट, है ना। ईएम वेव या फिर वेव सॉरी वेव ऑप्टिक्स, या फिर वो करेंगे अपन बोलते हैं उसको रे ऑप्टिक्स, तो बिल्कुल अलग है इससे। तो बस अगर यहाँ पे तुम समझ गए चीज़ें क्या है, क्या वेरिएशन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन करने, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर। क्वेश्चन करके जाओ भाई, ऐसे पहले मत छोड़ो क्लास को। एल की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, 25 into 10 raised to power minus 3, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, राइट। और वोल्टेज की वैल्यू क्या दे रखी है, वी आर एम एस 220 ठीक है। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, x I into L. कैसे निकालोगे बताओ। एल की वैल्यू दे दी आपको, आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स दे दिया, बताओ कैसे निकालोगे इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस को।
2 pi अच्छा एक चीज और भी दे रखी है ना, मैं फ्रीक्वेंसी दे रखा है f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। 50 hertz. तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चे? ओमेगा So एल के, omega L. ठीक है। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई न्यू, Yes, sir. Yes, sir. एफ और इंटू एल, तो सब कुछ दे रखा है। फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर -3। तो वैल्यूज रख दो और आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। वैल्यूज रखो और सीधा Yes. आंसर आ जाएगा। 7.89. 7.8 89. 0.8, सो 7.8 समथिंग कुछ आएगा। और यूनिट क्या आएगा बच्चे? इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? ओम। क्योंकि बच्चे देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है? रेजिस्टेंस है ना। Resistance. Resistance के. सर्किट अगर होता तो वहाँ रेजिस्टेंस कहलाता, लेकिन कितना रेजिस्टेंस एक इंडक्टर इंट्रोड्यूस करेगा सर्किट में, वही क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका यूनिट भी ओम ही होगा, है ना। देखो हम यही तो करते थे यार, हम मैक्सिमम करंट निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हैं? वी एम डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो अगर ये वोल्टेज है तो इसका ओम ही होगा ना, तभी तो एम्पियर आएगा। थोड़ा सा ये दिमाग भी आप लगा सकते हो। इंडक्टिव Yes, sir. रिएक्टेंस ओम होंगी। आरएमएस करंट इन द सर्किट, ये और निकाल दो फटाफट। आरएमएस करंट क्या होगा? So VRMS by XL. वीआरएमएस क्या? वीआरएमएस इज इक्वल टू आईआरएमएस इनटू आर, ये होता था ना। तो अब Yes, रेजिस्टेंस sir. क्या होगा यहाँ पे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। Yes, sir. बस यही करो करो। वीआरएमएस की वैल्यू 220 दे रखी है, आईआरएमएस निकालना है। तो ये क्या होगा? 220 डिवाइडेड बाय 7.8 So आएगा 28.2 आ रहा है. 28.2 या 28 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ अलग था इसमें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा एल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है? जब सर्किट के अंदर प्योर इंडक्टर है, या इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया, जब आपको एल आर एल सी आर और ये सब सर्किट आएंगे ना, तो जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर एक साथ आएंगे तो भी आपको समझ आएगा कि भाई उसमें जेड होता है, जेड निकालते हैं हम, ठीक है। उसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। उसमें आपको देखेंगे कि ये कैसे निकलता है, सब चीजें समझ आएगी, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो कि अगर इंडक्टर होगा तो कितना फेज एंगल होगा बच्चे? फेज एंगल बताओ, फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2। और वोल्टेज लीड करेगा कि करंट लीड करेगा? वोल्टेज लीड। वोल्टेज लीड के वोल्टेज लीड करेगा। कितने कितने फेज से आगे चलेगा वोल्टेज? पाई बाय 2. तो फेज आगे होने का मतलब क्या है कि किसकी जिसकी वैल्यू पहले मैक्सिमम होगी वो ज्यादा आगे है, इसका मतलब ना। जैसे ये तो अच्छा नीचे ये रहा। तो यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम पहले हुआ है कि करंट पहले मैक्सिमम हुआ है? अभी रुको, फ्रीज हो गया स्क्रीन बच्चों। Voltage. रुक जाओ, ये तो वो है रेजिस्टेंस वाला, रुक जाओ, स्क्रीन फ्रीज हो गया है थोड़ा सा। अब देखो वोल्टेज मैक्सिमम हुआ है पहले कि करंट? Voltage. 1/4 साइकिल जो है ना, उससे पहले हो गया, मतलब 2 पाई का 1/4, यानी कि पाई बाय 2 एंगल पहले, पाई बाय 2 फेज पहले अपना वोल्टेज मैक्सिमम हो गया है, और करंट पाई बाय 2 एंगल के बाद मैक्सिमम हुआ है ना। तो फेज डिफरेंस भी इसलिए एक पाई एंगल पे जाके मैक्सिमम और एक पाई बाय 2 पे हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? पाई माइनस पाई बाय 2। तो इसका मतलब हुआ वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। ये कब है बच्चे? जब इंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद ना हम यहाँ तक के नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद इंडक्टर का ना ये मैग्नेटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कल की क्लास में बिल्कुल टाइम पे आना, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि इसका मैग्नेटाइजेशन कैसे काम कर रहा है, क्या कैसे एनर्जी। जब मैं बता रहा था ना कि एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैलकुलेशन आपको करवाया था पिछले चैप्टर में, याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस इंडक्शन। सर। उसका यहाँ पे जिक्र करेंगे कि भाई एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, क्यों एनर्जी। अभी मेरा स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा।
ये तो इंडक्टर में एनर्जी जो है किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, एनर्जी का कैसे कंसिडरेशन, कैसे कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पे इंडक्टर का मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर जो है उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अगली क्लास में बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, समझना उनको। और मॉड्यूल आपके पास हैं अवंती के मॉड्यूल से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट के जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो सॉल्व करो सब बच्चे। यस सर। ठीक है, अब देखो तमनप्रीत आपको इशू आ रहा था है ना, तमनप्रीत को, काजल को इशू आ रहा था, अनिरुद्ध को इशू आ रहा है, तो आप बच्चे क्या करो, देखो हमारे पास नीट पीवाईक्यू का ना बहुत बड़ा पूल नहीं है, अगर आप पिछले 20 साल के पेपर भी लोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि नीट का केवल एक ही बार आता है, एक ही सेट आता है, बहुत सारा ऐसा सिस्टम रहता है ना, तो इतने सारे क्वेश्चन है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लेते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी तमनप्रीत बोल रहे थे कि उन्होंने पीवाईक्यू सारे कर लिए, उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए जो उनको समझ नहीं आए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप मॉड्यूल पे जाओ, मॉड्यूल में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो सारे कर लो। ठीक है, यस सर। साथ साथ निपटा लो उनको निपटाना कोई टफ नहीं होगा, क्योंकि वो सॉल्व्ड है ऑलरेडी। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आपको भी डाउट डिस्कशन ग्रुप में ऐड हो गए होंगे लगभग सभी बच्चे। यस सर। तो मैंने तमनप्रीत का उसमें सॉरी किसका शिखा का क्वेश्चन देखा था, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनका बच्चे ही सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं, तो ऐसा करना है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन वहाँ आता है और आपको उसका सॉल्यूशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन डालो। मैं उसको देखता रहता हूँ, चेक कर लूंगा कि हाँ आपने सही डाला, गलत डाला होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, किसी ने नहीं डाला उसमें तो फिर मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, राइट। तो ऐसा करेंगे वहाँ पे, तो आपके डाउट डिस्कशन भी वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे, और आपको एक हेल्दी वो भी रहेगा, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट भी रहेगा कि यार किसी ने क्वेश्चन डाला तो मैं उसको सॉल्व करके डालता हूँ ना, ताकि सब बच्चों को हेल्प भी हो जाए और टीचर्स को भी पता चले कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, इनको क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मान लो कि अगर तमनप्रीत उसका आंसर डाल रही है या फिर काजल डाल रही है, दीक्षा डाल रही है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चों ने क्वेश्चन बच्चों ने पूछा और उसका सोल्यूशन भी तुमने डाल दिया, और उससे क्या फायदा हुआ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपका एक क्वेश्चन रिवाइज हो गया, है ना। तो कोई भी बच्चा वहाँ पे डाउट डालेगा तो ऐसे आसान क्वेश्चन तो कोई डालेगा नहीं कि एकदम बेकार सा क्वेश्चन, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तभी वहाँ पे आएगा। तो उसको अगर आप सॉल्व करते हो और आप करते हो तो आपको खुद से भी रिवार्ड मिलता है, आपको खुद भी अच्छा लगेगा और टीचर्स को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे जो है ना हमारे कर रहे हैं। और फिर तुम लोग नहीं कर पाए तो हम बैठेंगे, हम भी कर देंगे वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें आपको एक्टिव वहाँ पे कर दो स्टार्ट, और मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जाम्पल करो। उसके बाद जो है मैं आपको और क्वेश्चन मॉड्यूल से भी कराऊंगा इस बार, और नीट के पीवाईक्यू तो करेंगे ही करेंगे इसी के, ठीक है। तो ये करना है। यस। इसके बाद एक चीज़ और भी करनी है, वो अभी बता देता हूँ। 4 अगस्त को जो हमारा पेपर होने वाला है, 4 अगस्त को एक पेपर होगा हमारा मेजर टेस्ट, जिसमें 11th का जो सिलेबस है बच्चे, 11th का हमारा कहाँ तक आ रहा है, फ्रिक्शन तक आ रहा है ना। फ्रिक्शन तक, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, तो ये सारे चैप्टर हमारे आ रहे हैं। तो अब आपको ये नाम सुन के कैसा लग रहा है, घबराहट फील हो रही है कि हाँ समझ आ रहा है कि हाँ हो जाएगा, ऐसा कैसी फीलिंग आ रही है बताओ। सर मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता है? मैथमेटिकल टूल्स में तो वही है आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये सब जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब, तो वो तो यूज होगा, उसका कोई ऐसे एब्सोल्यूट क्वेश्चन नहीं आता है। मैथमेटिकल टूल से कोई ऐसा बिल्कुल आइसोलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं ना रिटन डायमेंशन से आए हैं अब तक, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए, और उसका मैंने पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया है, नीट के पीवाईक्यूज का, देखा होगा ग्रुप में आपने। यस है ना? सर। तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, पीवाईक्यूज को, नीट के जो आए हुए हैं यूनिट एंड डायमेंशन के, फिर उनको एक साथ बैठ के ना, जैसे अभी कल की अब नेक्स्ट क्लास से हम लास्ट के 15-20 मिनट बैठकर उनको सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि शुरू के एटलीस्ट 5-6 चैप्टर बिफोर 4 अगस्त रिवाइज हो जाएंगे 11th के, तो उनसे आपको थोड़ा बेनिफिट है ना, धीरे धीरे 11th के सिलेबस पे भी होल्ड बन जाएगा। तो बाय द टाइम जब हम 12th का कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय तक आपको एक थोड़ा ये कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मेरा 11th का भी साथ साथ में कंप्लीट होता जा रहा है ना। फिर बाद में भर भर के क्वेश्चन करेंगे जितना टाइम हमारे पास बचेगा, राइट। यस सर। यस तो सर। ये तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बच्चों। और ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, यूनिट एंड डायमेंशंस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, तो ये और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना आपके चैप्टर 4 अगस्त के चैप्टर उसमें आएंगे।
इनको करेंगे। इसके अलावा आपके साथ ना शायद एक वीडियो की प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी जाएगी जहाँ पे इनको मैम है, एक पहले मैम पढ़ाती थी, उन्होंने सॉल्व कर रखा है सारा ना, उन्होंने PYQs करा रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप वहाँ से भी देख सकते हो, है ना, वहाँ पे भी उनके वीडियो में बैठ के भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे और कोई वीडियो से भी कर सकते हो, लास्ट के 5 ईयर 10 ईयर के PYQs, तो उनको भी गाइडेड सॉल्यूशन के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग कर लो टाइमली, फिर इनका हम डिस्कशन धीरे धीरे 15-20 मिनट हर क्लास में लगा के इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट भी होगा और 4 अगस्त में थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे तुम। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है भाई। बाय सर।